हाँ जी, हमने कल तक के सेशंस में सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करे थे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, और हम अभी तक 16 फीचर्स इसके डिस्कस कर चुके हैं। 17th फीचर डिस्कस करना है बच्चे, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंडर किन किन लोगों को रजिस्टर कराना जरूरी है। अगर आपको याद हो तो मैंने एग्जेम्पशन लिमिट बताई थी रजिस्ट्रेशन की, कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो 10, 20 या 40 लाख तक है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका जो टर्नओवर है या फिर सेल्स हैं, टर्नओवर या फिर सेल्स 10, 20 या 40 लाख तक हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। अब ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? सेक्शन 22 में लिखे हैं वो पर्सन्स जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो आप ये सेक्शन लर्न कर सकते हैं, सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या कहता है? नॉर्मल सप्लायर, नॉर्मल सप्लायर। अब नॉर्मल सप्लायर कौन है? जिसकी जो टर्नओवर है वो 10, 20 और 40 लाख से ज्यादा है। 10, 20, 40 तक तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं, लेकिन अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 10, 20 और 40 से ऊपर हो जाती है, मोर देन 10, 20 एंड 40 लैक्स हो जाती है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। सेकंड, माइग्रेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉज। अब ये क्या है माइग्रेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉज? आप वैट में या एक्साइज ड्यूटी में या फिर सीएसटी में या फिर सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे, आप पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस में रजिस्टर्ड थे। अब इन सब की जगह क्या आ गया? जीएसटी आ गया। तो आप लोगों को यहां से माइग्रेट होकर जीएसटी में आना पड़ेगा। तो ऐसे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं जो कि पुराने लॉज में, जो पुराने टैक्स लॉज में रजिस्टर्ड थे और अब वो जीएसटी में माइग्रेट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं जीएसटी में, उनको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा, कंपल्सरी है। थर्ड इज ट्रांसफरी। ट्रांसफरी इन केस ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। समझिए इस पॉइंट को। ट्रांसफरी का कंसेप्ट क्या है? देखिए, एक फर्म है XYZ लिमिटेड, ये अपना बिजनेस सेल कर रही है ABC लिमिटेड को। XYZ लिमिटेड अपना बिजनेस सेल कर रही है ABC लिमिटेड को। ऐसे में XYZ लिमिटेड क्या है? ट्रांसफरर। जो ट्रांसफर करता है वो ट्रांसफरर है, और बिजनेस जिसको दिया गया है उस पर्सन को या उस फर्म को कहते हैं ट्रांसफरी। तो ये जो ट्रांसफरी है, अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सेल ऑफ बिजनेस के केस में जिसको बिजनेस ट्रांसफर किया गया है उस पर्सन को भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। ट्रांसफरी in case of amalgamation, transferee in case of amalgamation or demerger। अब amalgamation क्या है और demerger क्या है ये समझते हैं।
अमेलगामेशन, ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड इकट्ठे हो गए, मर्ज हो गए, आपस में मिल गए, इन्होंने अपना बिजनेस इकट्ठा कर लिया, मर्ज हो गए, अमेलगामेट हो गए। बिजनेसेस को इकट्ठा करने का मतलब है अमेलगामेशन। दो बिजनेस जब इकट्ठे हो जाते हैं आपस में, उनको कहते हैं अमेलगामेशन। और ये दोनों बिजनेस इकट्ठे होके इन्होंने अपना नाम क्या बनाया, PQR लिमिटेड। ये फर्म भी खत्म, ये फर्म भी खत्म, इन दोनों ने बिजनेस इकट्ठा करके PQR लिमिटेड नया नाम रखा। तो यहाँ पर ट्रांसफरर कौन है, ये ट्रांसफरर है, अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड। और किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, PQR लिमिटेड को। तो जो PQR लिमिटेड है वो क्या हुआ, ट्रांसफरी। तो ऐसे में जो ट्रांसफरी है PQR लिमिटेड, इसको GST में रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये अमेलगमेशन है। अब डीमर्जर क्या है, व्हाट इज डीमर्जर? मर्जर का मतलब इकट्ठे होना, तो डीमर्जर का मतलब क्या हुआ, टूट जाना। PQR लिमिटेड दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, इसके ओनर्स में डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई, और PQR लिमिटेड दो हिस्सों में बट गई, ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड दो हिस्सों में बट गई। जैसे रिलायंस में दो भाइयों में डिस्प्यूट हो गया था, तो जो रिलायंस है वो दो हिस्सों में बट गई थी। ऐसे ही PQR लिमिटेड ट्रांसफरर है, ये अपना बिजनेस इसको और इसको ट्रांसफर कर रही है। तो एक ट्रांसफरी ये है और दूसरा ट्रांसफरी ये है। तो डीमर्जर के केस में भी ये जो ट्रांसफरीज हैं, इनको GST में रजिस्टर कराना पड़ेगा। व्हाट इज अमेलगमेशन? दो फर्म्स जब आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और एक नई फर्म बन जाती है, उसको अमेलगमेशन कहते हैं। और डीमर्जर में एक फर्म टूटकर जब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, दैट इज नोन एज डीमर्जर। जो ट्रांसफर करता है दैट इज ट्रांसफरर, जिसको ट्रांसफर किया जाता है वो ट्रांसफरी है, और ट्रांसफरी को GST के अंडर रजिस्टर कराना जरूरी है। लास्ट इज अदर पर्सन्स। अब अदर पर्सन्स में क्या आएगा, अदर पर्सन्स में कुछ लिस्ट दी गई है, एक लिस्ट दी गई है जिसमें कि कुछ लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, जिनके लिए कि जो रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी है। वो लिस्ट क्या है बाद में देखेंगे, अभी हमारा इतना ही कंसेप्ट है जो हमने यहाँ पे करना है शॉर्ट में। सो रजिस्ट्रेशन अंडर GST में अप टू, अगर आपकी जो सेल्स हैं वो 10, 20 और 40 लाख तक हैं, तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो रजिस्टर कराना किनको है, सेक्शन 22 कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 10, 20 या 40 लाख से ज्यादा है तो आपको रजिस्टर कराना जरूरी है। और रजिस्टर कराना किससे जरूरी है, जो पुराने लॉज, ये देखो पुराने लॉज से माइग्रेट करके GST में आया है, उन्हें रजिस्टर कराना जरूरी है। ट्रांसफरी, अगर आप बिजनेस को सेल कर रहे हैं तो जिसको बिजनेस सेल हुआ है उसको रजिस्टर कराना जरूरी है। ट्रांसफरी इन केस ऑफ अमेलगमेशन एंड डीमर्जर, अगर आप दो बिजनेसेस को मर्ज कर रहे हैं तो जिसको बिजनेस हैंडओवर किया गया है उसे रजिस्टर कराना जरूरी है। डीमर्जर के केस में जो फर्म्स निकल के बाहर आ रही हैं उन्हें रजिस्टर कराना जरूरी है। एंड अदर पर्सन्स में एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में जिन पर्सन्स का नाम लिखा है उन्हें रजिस्टर कराना जरूरी है। तो ये 5 केसेस हैं हमारे रजिस्ट्रेशन के। फाइन। नेक्स्ट आपका आता है 18th पॉइंट, दैट इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स।
अब रिटर्न फाइलिंग क्या होता है बेटा? व्हाट इज रिटर्न फाइलिंग? रिटर्न का मतलब पता है आपको क्या होता है? जब आप जीएसटी अथॉरिटीज को, जब आप जीएसटी डिपार्टमेंट को बताते हैं कि आपकी इस साल में इतनी सेल हुई है, आउटवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज मतलब ये सेल, कितनी सेल हुई है आपकी, कितने आपने परचेजेस करे हैं, परचेजेस मतलब इनवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज कितनी है आपकी, या फिर आपने परचेजेस कितने करे हैं, आपका सेल के ऊपर आउटपुट जीएसटी कितना बनता है, और परचेज के ऊपर आईटीसी कितना है। जब आप अपने जीएसटी की एक एक चीज जीएसटी अथॉरिटीज को बताते हैं, इसे कहा जाता है रिटर्न फाइलिंग। ठीक है जी। और आउटपुट और आईटीसी को सेट ऑफ करने के बाद आपकी नेट जीएसटी लायबिलिटी कितनी बनती है, और फिर उसकी पेमेंट करना कि कितनी पेमेंट आप जीएसटी की कर चुके हो, ये सारी डिटेल्स आपकी रिटर्न्स में आती हैं। तो अब रिटर्न जो है वो कब कब फाइल करनी है आपकी, आपकी अलग अलग तरह की रिटर्न्स हैं जिनको आपने अलग अलग टाइम पे भरना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी है GSTR 1। GSTR मतलब क्या हुआ? जीएसटी रिटर्न। जीएसटीआर मतलब जीएसटी की रिटर्न। जीएसटी रिटर्न 1 ये क्यों भरते हैं हम? इसमें हम पता है क्या दिखाते हैं? इसमें हम दिखाते हैं मंथ वाइज, हर महीने बनती है ये हर महीने बनती है। तो इसमें मंथली स्टेटमेंट जाती है, मंथली स्टेटमेंट जाती है ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाईज क्या है? कि आपने कितने वैल्यू की गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, आपकी टर्नओवर क्या है। आउटवर्ड सप्लाईज की मंथली स्टेटमेंट आपकी जीएसटीआर में 1 में जाती है, और इसकी डेट क्या है, कब भरनी है आपने? जिस महीने की सेल है उसके अगले महीने की 10 तारीख को, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मान लीजिए आपने अक्टूबर 2020 की सेल है, तो अक्टूबर 2020 की जो आउटवर्ड सप्लाईज हैं इसकी रिटर्न आप कब फाइल करोगे? नवंबर 10 नवंबर 2020 में। सितंबर की कब करेंगे? 10 अक्टूबर 2020 में। तो जिस महीने की आप बात कर रहे हैं उससे अगले महीने की 10 तारीख को आप आउटवर्ड सप्लाईज का सारा चिट्ठा जीएसटी डिपार्टमेंट को बताएंगे। दूसरी रिटर्न आपकी आती है GSTR 2। GSTR 2 भी हर महीने बनती है, ये भी एक मंथली स्टेटमेंट है, दैट मीन्स हर महीने बनेगी। लेकिन इसमें आपकी डिटेल आती है इनवर्ड सप्लाईज की। इनवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड मतलब अंदर आना। तो अंदर क्या आता है? आपके जो भी इनपुट्स हैं या जो परचेजेस हैं वो इनवर्ड सप्लाईज हैं। तो जितने भी आपने परचेजेस करे उसकी डिटेल आपको GSTR 2 में देनी है। और कब देनी है? अगले महीने की 15 तारीख को, अगले महीने की 15 तारीख को देनी है। और आपकी बनती है GSTR 3। ये आपकी मंथली रिटर्न है। GSTR 1 और GSTR 2 का कॉम्बिनेशन है ये GSTR 3। इसमें आपकी आउटवर्ड प्लस इनवर्ड सप्लाईज दोनों की डिटेल आती है। टोटल GSTR 1 और GSTR 2 को कंबाइन कर दिया जाता है, और ये आपको बनानी होती है अगले महीने की 20 तारीख तक। उसके बाद जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर्स।
तो जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हैं उनको ना GSTR 1 भरनी है, 2 भरनी है, 3 भरनी है, GSTR 1 2 3 उनको नहीं भरनी होती। उनके लिए एक स्पेशल रिटर्न आती है जिसको बोलते हैं GSTR CMP। CMP मतलब कॉम्पोजिशन 08। ये हर महीने नहीं बनती कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स, क्योंकि छोटे टैक्स पेयर्स हैं तो इनको हर महीने का झंझट नहीं दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बोला है कि आप हर महीने टेंशन मत लीजिए, आप क्वार्टरली स्टेटमेंट बना के दे दो बस हमें। क्वार्टरली स्टेटमेंट मतलब 3 महीने बाद एक क्वार्टरली स्टेटमेंट बना के दे दो। और ये किसके लिए है? कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स की बात हम कर चुके हैं पहले। जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं जिनका टर्नओवर ज्यादा नहीं है उनके लिए है ये रिटर्न। और ये इनको कब भरनी होती है? 18th ऑफ द मंथ नेक्स्ट टू क्वार्टर। इसका मतलब क्या हुआ नेक्स्ट टू क्वार्टर? मान लीजिए आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। और खत्म कब होगा? अप्रैल मई जून, 30th जून तक आपका फर्स्ट क्वार्टर है। सेकेंड क्वार्टर 1 जुलाई टू 30th सितंबर। हाँ जी। तो अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की रिटर्न आप कब फाइल करेंगे? इससे अगला महीना कौन सा है भाई? जुलाई, 18 जुलाई को। जब आपका क्वार्टर खत्म हुआ उसके अगले महीने की 18 तारीख, इसमें बताइए आपका क्वार्टर खत्म हुआ 30th सितंबर को, इसका अगला महीना कौन सा है? अक्टूबर। 18 अक्टूबर को आप इस क्वार्टर की रिटर्न फाइल करेंगे। ये कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए है। जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उनको हर महीने रिटर्न फाइल करनी है। ऐसे ही अक्टूबर से दिसंबर तक की स्टेटमेंट कब भरनी है आपको? 18 जनवरी तक। और जो फोर्थ क्वार्टर है दैट इज 1 जनवरी टू 31 मार्च, इसकी रिटर्न फाइल करनी है कब? 18 अप्रैल को। ये है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। क्या है? GST CMP 08। इस तरह से चलेगी आपकी। उसके बाद आपकी आती है GSTR 5। GSTR 5 में क्या है? ये मंथली रिटर्न है, हर महीने भरनी है। किसके लिए है? फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर। जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, NR नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है, उसके लिए है GSTR 5। और ये कब भरनी है? 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड। जो भी टैक्स पीरियड होगा उससे अगले महीने की 20 तारीख को। GSTR 6 ये है मंथली रिटर्न, अगेन हर मंथ भरनी है। फॉर ISD, व्हाट इज ISD? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ISD का कंसेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, अभी आप इनिशियल स्टेजेस पर हैं, ये कंसेप्ट अभी डिस्कस करने वाला नहीं है आपके साथ। बस आप ये समझ लीजिए कि GSTR 6 जो है वो ISD को भरनी होती है। और कब भरनी होती है? अगले महीने की
13 तारीख को। GSTR 7, ये मंथली रिटर्न है फॉर TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। GST में भी TDS डिडक्ट करना पड़ता है, तो अगर आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको हर महीने रिटर्न भरनी है, और अगले महीने की 10 तारीख को। साथ ही साथ आपका आता है GSTR 8, ये आपकी मंथली रिटर्न है फॉर TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये भी आपको अगले महीने की 10 तारीख को भरनी है। TDS और TCS का कंसेप्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। फिर आपका आता है GSTR 9, एनुअल रिटर्न। भाई ये जो हम पूरे साल मंथली रिटर्न्स भरते आए भरते आए, वो तो भरनी ही भरनी है आपने। हर महीने जो रिटर्न्स भरनी है, ये देखिए ये वाली रिटर्न्स GSTR 1, 2, 3, ये सब तो आपने भरनी ही भरनी है। साथ ही साथ आपको साल के खत्म होने पे एक एनुअल रिटर्न भी भरनी है GSTR 9, जिसमें आप पूरे साल का चिट्ठा बताएंगे अपना। और ये कब भरनी होती है? 31 दिसंबर तक भरनी होती है ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 2019-20 की अगर हम बात करें, कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। इसके बीच आप मंथली रिटर्न्स भरते आए, GSTR 1, 2, 3, ये सब करते आए आप। अब ये साल हो गया खत्म, अब आपको एनुअल रिटर्न भरनी है। एनुअल रिटर्न आप कब भरेंगे? इसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है बेटा? नेक्स्ट ईयर कौन सा है इसका? नेक्स्ट ईयर आपका 2021 है। तो इससे नेक्स्ट ईयर की जो 31 दिसंबर पड़ेगी, दैट इज 31 दिसंबर 2020, तब आपको एनुअल रिटर्न भरनी है। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक की जो एनुअल रिटर्न है, वो आपको कब भरनी है? 31 दिसंबर 2020 तक भरनी है। आपको कितने महीने का टाइम दिया गया है? 9 महीने का टाइम दिया गया है कि 9 महीने के अंदर अंदर आप अपनी पिछले साल की एनुअल रिटर्न भर दें। लास्ट आपकी आती है GSTR 10। व्हाट इज GSTR 10? दिस इज फाइनल रिटर्न। ये फाइनल रिटर्न कब बनती है? जब आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। जब आप अपना बिजनेस बंद करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपना जो GST का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करवा देते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएंगे, उसके 3 महीने के अंदर अंदर, विद इन 3 months फ्रॉम कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएंगे, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरनी है, अपनी बिजनेस की फाइनल रिटर्न भरनी है। अगर आपका कोई GST पेंडिंग रहता होगा, वो आपको सारा भर देना है और काम खत्म करना है जब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएंगे उसके 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, इसमें से अगर कोई 1-2 GSTR के बारे में आप मिस करना चाहें पेपर के टाइम पे, तो आप मिस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कौन सी हैं आपकी? GSTR 1, 2, 3, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की, नॉन रेजिडेंट की, IST की अगर आप नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए, नो प्रॉब्लम। नॉन रेजिडेंट की भी अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये 2 आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं पेपर के टाइम पे। बाकी तो देखिए सब इजी है, TDS की रिटर्न, TCS, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न। तो ये सब है आपका फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स का पूरा कंसेप्ट, किस तरह से आप रिटर्न्स को फाइल करते हैं और कौन से फॉर्म्स में फाइल करते हैं।
इसके बाद आपका आता है 19th पॉइंट, पेमेंट ऑफ टैक्स। पहले पेमेंट ऑफ टैक्स कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट करेंगे। पेमेंट ऑफ टैक्स छोटा सा है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैंने ये पॉइंट पहले पकड़ा है। सो पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या है, आप किस तरह से जीएसटी पे कर सकते हैं। जीएसटी की पेमेंट करनी है आपने, कैसे कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, या फिर आप ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हैं। ओटीसी पेमेंट, ओवर द काउंटर। व्हाट इज ओवर द काउंटर? बैंक में जाकर आप काउंटर पे, बैंक के काउंटर पे पेमेंट कर सकते हैं जीएसटी की। क्या प्रोविजंस है इसकी? आप इलेक्ट्रॉनिकली कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ जी, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग है आपके पास तो आईडी पासवर्ड डालिए और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जीएसटी की पेमेंट कर दीजिए। आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है अगर, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। आप बैंक जाकर एनईएफटी करवा सकते हैं, घर से भी एनईएफटी हो सकती है, या फिर आप आरटीजीएस करवा सकते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिकली आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट करवा सकते हैं। और अगर आप फिजिकल फॉर्म में पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कैश जमा करवा सकते हैं बैंक जाकर, आप चेक जमा करवा सकते हैं, या फिर आप डीडी दे सकते हैं। व्हाट इज डीडी? डिमांड ड्राफ्ट। जीएसटी पेमेंट का डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए और कराएं। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं अगर आपका जीएसटी का अमाउंट 10,000 या 10,000 से कम है, अप टू 10,000, 10,000 तक के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 10,000 से ज्यादा की पेमेंट करनी है तो आप ओटीसी नहीं ले सकते। अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट करनी है तो आप ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं कर सकते। ऐसे में आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, दिस इज पेमेंट ऑफ टैक्स। दो तरह से आप टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली या ओवर द काउंटर। दिस इज आवर टुडेज सेशन। क्या सब है, हमने क्या क्या किया है, रजिस्ट्रेशन किस किस को करवानी है सेक्शन 22 के अंडर, रिटर्न्स कौन कौन सी हैं हमारी, कब कब फाइल करनी है, एंड पेमेंट ऑफ टैक्स आप कैसे कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन।